Hello friends, good morning to all. Myself is Karni Bothra from Excel Educational Institute, रायपुर. कल की क्लास में अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था सीए फाइनल में. प्रोफेशनल एथिक्स मतलब एक सीए अपने मेंबर को, द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ टू फॉलो द सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड एंड सर्टेन प्रोफेशनल बिहेवियर. एंड अगर कोई सीए ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है विच हैज बीन स्पेसिफाई इन द शेड्यूल, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. द काउंसिल शैल टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सच मेंबर. सीए एक्ट 1949 में दो शेड्यूल दिए गए, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2. शेड्यूल 1 में टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. पार्ट 1 में टोटल 12 क्लॉजेस दिए गए विच आर अप्लीकेबल ओनली फॉर दो सीए वो आर इन प्रैक्टिसिंग, दैट मीन्स सीओपी, जिनके पास सीओपी है. पार्ट 2 में 2 क्लॉजेस दिए गए विच आर अप्लीकेबल टू ओनली एम्प्लॉय सीए. एंड पार्ट 3 में 3 क्लॉजेस है विच आर अप्लीकेबल टू ऑल सीए. ये तीनों पार्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा. और पार्ट 4 फॉर अदर मिसकंडक्ट, जिसमें 2 क्लॉजेस दिए गए विच आर अप्लीकेबल फॉर जनरली सीए, ऑल टाइप मेंबर के लिए अप्लीकेबल है. एंड शेड्यूल 2 में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 में टोटल 10 क्लॉजेस हैं, पार्ट 2 में 4 क्लॉजेस हैं, पार्ट 3 में 1 क्लॉज जो अदर मिसकंडक्ट के लिए है. एंड पार्ट 1 में जो 10 क्लॉजेस हैं विच आर अप्लीकेबल फॉर ओनली दोज मेंबर हु इज इन द प्रैक्टिस, दैट मीन्स जिसके पास सीओपी है. पार्ट 2 में 4 क्लॉजेस हैं, ऑल मेंबर के लिए अप्लीकेबल हैं. पार्ट 3 में 1 क्लॉज है जो ऑल मेंबर के लिए अप्लीकेबल है. कल की क्लास में अपन ने अदर मिसकंडक्ट कंप्लीट कर लिया था. अदर मिसकंडक्ट में शेड्यूल 1 का पार्ट 4 है और शेड्यूल 2 का पार्ट 3 है जिसमें 1 क्लॉज है. शेड्यूल 1 पार्ट 4 में 2 क्लॉजेस हैं. फर्स्ट क्लॉज है कि अगर कोई भी सीए अगर ऑफेंस कॉन्विक्ट करता है, ऑफेंस चाहे सिविल नेचर का हो चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, और कोर्ट ने उसे इम्प्रीजमेंट दी है मिनिमम 6 मंथ की, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, not exceeding 6 months, then it shall be deemed that member is deemed to be guilty of professional other misconduct. And second is the अगर member कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है ड्यू टू विच प्रोफेशन ऑफ इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट का नेम डिसरेप्यूट होता है. कोई भी एक्ट या ओमिशन करना ड्यू टू द प्रोफेशन ऑफ सीए या फिर द इंस्टीट्यूट का नाम डिसरेप्यूट होता है, उसकी रेप्यूटेशन खराब होती है. वेदर सच एक्शन टेकन इन द प्रोफेशनल या अदरवाइज, चाहे उसने वो एक्ट और ओमिशन चाहे प्रोफेशनल कैपेसिटी में किया हो चाहे अदरवाइज किया हो, पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल लाइफ में भी अगर उसने कोई गलत काम किया है जिससे कि अपनी इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है, तो वो अदर मिसकंडक्ट में कवर होगा शेड्यूल 1 पार्ट 4 क्लॉज नंबर 2 में. इसमें अपन ने कल 9 से 10 एग्जाम्पल किए थे, वो आपको याद रखने, एग्जाम में उससे एज इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. तो अदर मिसकंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल था कि एक सीए अपने क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को रिटर्न नहीं कर रहा है, इवन उसकी पूरी फीस सेटल हो चुकी है. सेकेंड कि अगर एक सीए अपने आर्टिकल या ऑडिट असिस्टेंट का अदर दिन प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज कर रहा है. थर्ड इज द कि अगर एक सीए ट्रेजरर अपॉइंट होता है किसी ब्रांच का या किसी ट्रस्ट का और वो फंड का मिस अप्रोप्रिएशन करता है. फोर्थ इज कि अगर एक सीए चेक परचेज करता है, मतलब चेक के अगेंस्ट में लोन लेता है और लोन का रीपेमेंट नहीं करता है. नेक्स्ट इज अगर एक सीए कोर्सी मेथड अडॉप्ट करता है टू ऑब्टेन द लोन लेने के लिए, बैंक से लोन जल्दी से सेंक्शन करने के लिए. नेक्स्ट अगर एक सीए चेक इशू करता है और उसका चेक डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड. So these all are the example of the other misconduct liable to schedule 1 part 4 clause number 2. अब आते हैं आज की क्लास में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 पार्ट 3, जिसमें एक क्लॉज था जो ऑल सीए के लिए अप्लीकेबल है. अगर कोई भी सीए ऑफेंस कॉन्विक्ट होता है कोर्ट के द्वारा, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल नेचर का, विच आर पनिशेबल एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर वो ऑफेंस लॉ में पनिशेबल है एक्सीडिंग 6 मंथ, he shall be liable to guilty of other misconduct under the schedule 2 part 3 clause number 1. तो अदर मिसकंडक्ट के दोनों क्लॉज हो गए, शेड्यूल 1 पार्ट 4,
शेड्यूल 2 पार्ट 3। अब आते हैं शेड्यूल 1 पार्ट 3 जिसमें 3 क्लॉज है, ऑल सीए के लिए अप्लीकेबल है। फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है इफ ए सीए वो इज नॉट ए एफसीए फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर एक मेंबर जो फेलो मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए फेलो मेंबर, बट वो ना रिप्रेजेंट करता है, लाइक अपने विजिटिंग कार्ड में एफसीए लिखता है, अपने नेम प्लेट में नेम बोर्ड में एफसीए वर्ड यूज करता है, अपने लेटर हेड में एफसीए वर्ड यूज कर रहा है। तो अगर एक मेंबर जो कि एफसीए नहीं है लेकिन अपने आप को फेलो मेंबर रिप्रेजेंट करता है, ही शैल बी लायबल टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 1। तो सबसे पहले जब एक पर्सन सीए एग्जाम क्लियर करता है तो जैसे ही उसके पास मेंबरशिप आती है तो उसे एसीए का डेजिग्नेशन मिलता है, एसोसिएट चार्टर अकाउंटेंट। और अगर वो 5 ईयर तक प्रैक्टिस में रहता है, सीओपी अगर उसके पास है 5 साल तक अगर वो प्रैक्टिस में है तो अब उसे एफसीए का डेजिग्नेशन मिलेगा। इसके लिए उसे एप्लीकेशन देना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को विथ फीस के साथ, और फिर उसे एफसीए का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, फेलो चार्टर अकाउंटेंट। फर्दर कुछ अगर पर्सन कुछ मेंबर जो स्पेसिफाई एम्प्लॉयमेंट में है, लाइक लिस्टेड कंपनियों में, गवर्नमेंट कंपनियों में, अगर उन लोग का जॉब एक्सपीरियंस अगर 5 ईयर का है तो उन्हें भी एफसीए का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अगर वो 5 ईयर तक अगर एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, स्पेसिफाई एम्प्लॉयमेंट लाइक लिस्टेड कंपनियों में, लाइक गवर्नमेंट कंपनियों में, पीएसयू में, तो इस केस में उन्हें भी एफसीए का डेजिग्नेशन मिल सकता है। इसका मतलब एफसीए दोनों को मिल सकता है, एम्प्लॉय सीए को भी और प्रैक्टिसिंग सीए को भी। तो क्लॉज नंबर 1 बोलता है कि अगर एक पर्सन मेंबर सीए एफसीए नहीं है लेकिन अपने आप को एफसीए रिप्रेजेंट करता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सेकेंड नंबर क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2, डज नॉट सप्लाई और फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट काउंसिल, इट्स कमेटी, डिसिप्लिनरी बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जितने भी इंस्टीट्यूट के बोर्ड हैं, कमेटी है, अथॉरिटी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गई, अगर इन्होंने कोई मेंबर से इंफॉर्मेशन कॉल की है या मेंबर की ड्यूटी है इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है और वो नहीं करता है, फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, इन सच केस ही शैल बी डीम्ड टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2। तो शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 है फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, इट्स काउंसिल, इट्स कमेटी, its authority, then he shall be liable to guilty of professional misconduct under schedule 1 part 3 clause number 2 and 133 schedule 1 part 3 clause number 3, a member whether in practice or in employment shall deem to be guilty of professional misconduct if he while inviting work from, अगर एक सीए दूसरे सीए से वर्क इनवाइट कर रहा है, लाइक एक फ्रेशर सीए जो अभी अभी सीए एग्जाम क्लियर किया है, उसके पास ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क नहीं है और वो अपने सीनियर कलीग्स जो उसके सीनियर मेंबर हैं अपने इंस्टीट्यूट के, उनसे वो प्रोफेशनल वर्क इनवाइट कर रहा है असाइनमेंट बेसिस पर कि आपके पास अगर कोई सरप्लस वर्क है तो मुझे दे दीजिए असाइनमेंट बेसिस पर। और वर्क इनवाइट करते समय अगर वो नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन देकर वो ना वर्क इनवाइट करने के लिए लेटर लिख रहा है दूसरे सीए को, तो इस केस में वो गिल्टी माना जाएगा, ये सीए गिल्टी माना जाएगा। उसने गलत इंफॉर्मेशन देकर कोशिश की है प्रोफेशनल वर्क लेने की, वो गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। उसी तरह अगर एक सीए, आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट पब्लिक जितनी भी कंपनियां हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी आजकल टेंडर के थ्रू वर्क ना इनवाइट करती है, वो टेंडर ऑर्गेनाइज करती है और टेंडर में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, जो सबसे एक्सपीरियंस सीए फर्म होती है उसको वर्क अलॉट करती है। तो आपने देखा होगा हर दिन आपको न्यूज़पेपर में टेंडर मिलेंगे सीए लोगों के प्रोफेशनल वर्क के लिए, टेंडर के थ्रू प्रोफेशनल वर्क इनवाइट करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एक सीए टेंडर का रिस्पांस दे रहा है,
टेंडर का रिस्पॉन्स लाइक फर्म का बायोडाटा सबमिट कर रहा है, फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनियों को, और वो नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लाइक फर्म के जो बायोडाटा है, फर्म का जो रिज्यूम है, उसमें नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3। तो 133 है कि अगर एक सीए दूसरे सीए से वर्क इनवाइट कर रहा है तो नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, या अगर एक सीए किसी टेंडर का रिस्पांस दे रहा है, जो टेंडर इनवाइट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, वेरियस यूजर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक लिस्टेड कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पीएसयू कंपनियां हो गई, इन्होंने इनको सपोज इंटरनल ऑडिट करवानी है, इंटरनल ऑडिट के लिए इन्होंने टेंडर ऑर्गेनाइज किया है और हम टेंडर का रिस्पांस दे रहे हैं। टेंडर की रिक्वायरमेंट है कि आपको फर्म का बायोडाटा, आपको फर्म के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपके यहाँ कितने पार्टनर है, ये सभी इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर मैं उस टेंडर का रिस्पांस देते समय नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं गिल्टी हो जाऊंगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3। तो ये 3 क्लॉज याद करिएगा, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट क्लॉज एफसीए नहीं है लेकिन अपने आप को एफसीए रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्लॉज की आईसीआई को नोइंगली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, फेल टू फर्निश रिक्वायर इंफॉर्मेशन एज कॉल्ड बाय द आईसीआई, इट्स कमेटी, इट्स अथॉरिटी। एंड थर्ड इज द वाइल इनवाइटिंग वर्क फ्रॉम द अनदर सीए या वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन नोइंगली, अगर वो जानबूझकर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो गिल्टी माना जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3 में। दैट्स ए शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 2, आईसीए को इंफॉर्मेशन नहीं देना। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन में आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी, मिस्टर जी वाइल अप्लाइंग फॉर सीओपी, मैं सीओपी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, डिड नॉट फिल इन द कॉलम विच सॉलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इंगेजमेंट इन अदर ऑक्यूपेशन और बिजनेस वाइल ही वाज इंडीड इंगेज इन ए बिजनेस। मतलब जब आप सीओपी के लिए अप्लाई करते हैं ना तो फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप कोई अदर बिजनेस में इंगेज हो कि नहीं हो और अदर ऑक्यूपेशन में, और वो ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है ये, और आप उस रिक्वायरमेंट को उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कि आप इंगेज हो कि नहीं, यस और नो कुछ नहीं लिख रहे हो, तो इस केस में आप गिल्टी हो जाओगे अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2 में। सेकेंड, मिस्टर एक्स ए सीए एम्प्लॉयड एज ए पेड असिस्टेंट with a CA firm. On 31st December 2016, he leave the service of the firm. Despite many reminders from the ICI, he failed to reply regarding the date of leaving the, मतलब इंस्टीट्यूट ने कई बार उसे रिमाइंडर दिया कि भैया आप इंटीमेट करिए कि आप उस फर्म में कब लीव किए हैं, और वो एम्प्लॉय सीए लीव अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3 में। एक और केस, where a CA had continued to train an article clerk through his name was removed from the membership of institute. He had failed to send any reply to the institute asking him to send his explanation as to how he was training as his article clerk when he was not a member of institute. Held he was guilty under the clause 2 पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज नंबर 2। मतलब एक सीए आर्टिकल को ट्रेन कर रहा था और कंटिन्यू ट्रेन कर रहा है, उसका नाम जबकि ना मेंबरशिप रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया, मतलब अब वो सीए नहीं रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ना कोई उसने गलत काम किया होगा, तो इंस्टीट्यूट ने उसका ना मेंबर्स रजिस्टर से नाम रिमूव कर दिया। इंस्टीट्यूट ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी कि भैया तुम आर्टिकल को किस बेसिस पर ट्रेन कर रहे हो, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3 क्लॉज नंबर 3 में। तो ये अपना शेड्यूल 1 पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब अपन आते हैं शेड्यूल 1
पार्ट 2 दो क्लॉज है इंप्लॉय सीए के लिए। बहुत सिंपल सा क्लॉज है। दीज टू क्लॉजेज आर एक्सक्लूसिव अप्लीकेबल ओनली टू एम्प्लॉय सीए। ये दो क्लॉज केवल एम्प्लॉय सीए के लिए अप्लीकेबल है। जिसमें फर्स्ट क्लॉज है कि अगर एक एम्प्लॉय सीए अपनी रिमरेशन को, अपनी सैलरी को, क्योंकि वो कहीं पर जॉब में है उसको सैलरी मिल रही है, अगर वो अपनी सैलरी को, रिमरेशन को, इमोल्यूमेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी उसको रिमरेशन मिला एम्प्लॉयमेंट के दौरान, अगर उस रिमरेशन को वो किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयरिंग कर रहा है, लाइक उसने ना कंपनी के एमडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि अगर जितना भी रिमरेशन मिलेगा 10% मैं आपको दे दूंगा, लाइक मुझे अगर 20 लाख रुपए मिलता है एनुअली तो मैं 2 लाख रुपए कंपनी के एमडी को दूंगा 20 लाख में से। तो अगर एक सीए अपनी रिमरेशन को शेयर कर रहा है या एग्री टू शेयर कर रहा है, मतलब एग्रीमेंट भी कर लिया ना, भले ही एक्चुअल में शेयरिंग नहीं की लेकिन केवल एग्रीमेंट कर लिया, तो भी वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1। और क्लॉज नंबर 2 जो है ना 122, वो जस्ट इसका रिवर्स है। मतलब फर्स्ट क्लॉज में आप क्या कर रहे थे, अपनी रिमरेशन को पे कर रहे थे, अपनी रिमरेशन में से आप पे कर रहे थे। और सेकेंड नंबर जो क्लॉज है ना वो रिसीव और एग्री टू रिसीव, रिसीव और एग्री टू रिसीव, मतलब आप ना दूसरे से रिसीव कर रहे हैं, लाइक कंपनी के ब्रोकर से, कंपनी के एजेंट से, कंपनी के इंप्लॉय से, कंपनी के कस्टमर से। लाइक एक सीए ने, जो सीएफओ था कंपनी का, उसने कंपनी के सप्लायर से एक अरेंजमेंट एग्रीमेंट किया कि मैं आपका पेमेंट ना कंपनी से जिस दिन गुड्स सप्लाई होगा तुरंत मैं पेमेंट आपका करवा दूंगा। नॉर्मली पेमेंट करने में 5-6 दिन लग जाता है, लेकिन मैं आपको तुरंत इमीडिएट पेमेंट करा दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे ना 1% दोगे, जितना भी गुड्स सप्लाई किया है उसका 1% वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाई का। तो इसका मतलब वो सप्लायर के फेवर में काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है कंपनी। इस केस में उसकी इंडिपेंडेंसी लॉस हो रही है, प्रीजुडाइस हो रही है, देयरफॉर वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 2। तो 1 में आप पे नहीं कर सकते अपनी रिमरेशन से, और सेकेंड में आप किसी दूसरे से रिसीव नहीं कर सकते, एग्री टू रिसीव नहीं कर सकते। इवन आपने एग्रीमेंट किया, एक्चुअल में आपको रिसीव नहीं हुआ है, केवल एग्रीमेंट करना भी ऑफेंस माना जाएगा और आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 2 में। दैट्स ए टू इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 2। तो फर्स्ट क्लॉज था पे और एग्री टू पे एनी शेयर फ्रॉम इमोल्यूमेंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, और सेकेंड है रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज फ्रॉम द कंपनी, सप्लायर, कस्टमर, एजेंट, एम्प्लॉय। इन सच केस such member shall deemed to be guilty of professional misconduct. That's a schedule 1 part 2 2 clauses। तो अपने शेड्यूल 1 के 3 पार्ट हो चुके, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 2 में 2 क्लॉज है एम्प्लॉय सीए के लिए, पार्ट 3 में 3 क्लॉज है ऑल सीए के लिए, और पार्ट 4 में ऑल सीए के लिए 2 क्लॉजेस है अदर मिसकंडक्ट। तो एक फ्लो चार्ट आपको जरूर बना लेना है इसका।
तो ये 3 कीवर्ड से याद रखिएगा, मैंने बहुत शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में लिखा है। फर्स्ट, नॉट एफसीए बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए एफसीए। Second, does not supply information required by ICA. And third, while inviting work from another CA or while responding to tender, give false information knowingly. और एम्प्लॉय सीए के लिए 2 क्लॉज थे। फर्स्ट क्लॉज, पे और एग्री टू पे एनी शेयर फ्रॉम emolument received from employment. और सेकेंड, रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट कमीशन फ्रॉम एजेंट, एम्प्लॉई, कस्टमर एक्सेट्रा। और 142 में फर्स्ट क्लॉज था ऑफेंस नॉट एक्सीडिंग 6 month इम्प्रीजमेंट, और सेकेंड अदर मिसकंडक्ट। ब्रैकेट में 10 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, 10 एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट, शेड्यूल 2 पार्ट 1। 10 क्लॉजेस हैं प्रैक्टिसिंग सीए के लिए। फर्स्ट क्लॉज है, ए मेंबर इन प्रैक्टिस shall deem to be guilty of professional misconduct. A member in practice shall deem to be guilty of professional misconduct if he disclose the confidential information of his client acquired during the course of professional engagement. मतलब अगर एक सीए अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज करता है तो वो गिल्टी माना जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1 में। तो एक सीए को गिल्टी माना जाएगा इफ ही डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट, अगर वो अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है तो वो गिल्टी माना जाएगा अदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बट उसके 2 एक्सेप्शन हैं, 2 केस में वो डिस्क्लोज कर सकता है। फर्स्ट इज द क्लाइंट कंसेंट, अगर क्लाइंट ने परमिट कर दिया तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। सेकेंड, इफ लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर, अगर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करता है, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिटर को या सीए को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी
तो फिर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकता है। तो दो केस में कर सकता है, इफ द क्लाइंट कंसेंट दे दिया है या फिर अगर लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करता है, देन ए सीए कैन परमिटेड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट टू द एनी थर्ड पार्टी। तो ये एक बेसिक क्लॉज है, क्योंकि अपना कोड ऑफ एथिक्स भी ये बोलता है कि एक सीए को अपनी क्लाइंट की सभी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। वो बिना क्लाइंट के परमिशन के वो क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन को थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सेकेंड नंबर क्लॉज, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग। मतलब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं विदाउट एग्जामिनिंग, बिना एग्जामिन किए, बाय हिमसेल्फ, ना ही आपने खुद एग्जामिन किया, ना ही आपके पार्टनर ने, ना ही आपके किसी एम्प्लॉय ने या स्टाफ ने, किसी ने भी एग्जामिन नहीं किया और आपने डायरेक्टली रिपोर्ट में साइन कर दिया, आपने डायरेक्टली रिपोर्ट में साइन कर दिया, तो एक सीए को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा इफ ही रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और एनी एम्प्लॉय। किसी ने एग्जामिन नहीं किया, डायरेक्टली क्लाइंट से ट्रायल बैलेंस आया, आपने बैलेंस शीट आई और आपने डायरेक्टली उस पर रिपोर्ट इशू कर दी, आपने कोई अकाउंट एग्जामिन नहीं किए, बैलेंस शीट एग्जामिन नहीं की, आप गिल्टी हो जाएंगे अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 में। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और हिज एम्प्लॉय और एनी स्टाफ। थर्ड नंबर क्लॉज, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शन। फाइनेंशियल फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शन। मैनेजमेंट ने फ्यूचर के प्रोजेक्शन बनाए, क्योंकि बैंक में लोन लेना है, बैंक में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट सबमिट करनी है, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। आप रिपोर्ट दे रहे हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पर, दैट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग पर, विच आर कंटिजेंट ऑन फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो कंटिजेंट है, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया सेल इतनी होगी, परचेज होगी, जो इवेंट फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर डिपेंड है, इन द मैनर दैट विच लीड टू ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट, in the manner that which lead to believe that he vouches the accuracy of forecast। मतलब आप ना ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज कर रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, इसका मतलब आप एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को, जो उसके यूजर होंगे रिपोर्ट के, उसको आप एश्योरेंस आप कैसे दे सकते हैं? आप एश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो फ्यूचर का प्रोजेक्शन है, फ्यूचर में वो इवेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया वो उतना अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आप, लेकिन आज आप उसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो अगर एक सीए रिपोर्ट इस मैनर में इशू कर रहा है जिससे ये लग रहा है कि उसने वाउचिंग की है, फैक्ट एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट की, एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट की, तो इस केस में वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 3, शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3। तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्ट याद रखिएगा, या रिपोर्ट ऑन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग विच आर डिपेंड अपॉन द कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फ्यूचर इवेंट, in the manner that which lead to he believe that he vouches the accuracy of the forecast। आप इसके लिए अलग से अपनी इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड इशू किया है, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट 3400, जो अपने सिलेबस में नहीं है, पहले था ये सीए फाइनल में। इसमें यह दिया गया है कि एक सीए रिपोर्ट इशू कर सकता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट वो किसके बारे में ओपिनियन देगा कि जो एजम्पशन ली गई है वो सही है कि नहीं है, जो सोर्स डेटा यूज किए गए हैं वो रिलायबल है कि नहीं, इन सब के बारे में वो रिपोर्ट करेगा। ही डज नॉट रिपोर्ट अबाउट द, ही डज नॉट गिव एनी एश्योरेंस अबाउट द ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और अदर आइटम विच आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल फोरकास्ट। दैट्स इज शेड्यूल 1 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 4, शेड्यूल 1
2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक्सप्रेस एन ओपिनियन एक मेंबर को, देखिए हमेशा स्टार्ट कहां से करना है, ए मेंबर सेल डीम टू बी, मेंबर इन प्रैक्टिस सेल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अगर वो ओपिनियन देता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही और हिज पार्टनर हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जिसमें उसका या उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिसमें उसका या उसके पार्टनर का अगर इंटरेस्ट है, ऐसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना जिसमें उसका या उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि आप अपने इंटरेस्टेड फर्म में ओपिनियन नहीं दे सकते जिसमें आपका या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, लेकिन इसमें रिलेटिव कवर नहीं था। तो इंस्टीट्यूट ने, अपनी काउंसिल ने एक गाइडलाइन इशू की 2008 में, और उस गाइडलाइन में रिलेटिव को कवर किया गया कि ए सीए कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी इन विच हिज रिलेटिव हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर उसके रिलेटिव का भी अगर किसी एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो सीए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये सीए कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच हिज रिलेटिव हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जनरली 20% माना जाता है। मतलब अगर मेरा 20% इंटरेस्ट है, 20% प्रॉफिट में शेयरिंग है तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। और रिलेटिव की मीनिंग वही लेंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में डिफाइन की गई है, वही मीनिंग रिलेटिव की ली जाएगी। दैट से शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4, 4 क्लॉज हो चुके हैं। पहला क्लॉज, कोई भी सीए अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अदरवाइज वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 1 में। एक्सेप्शन 2 केस में डिस्क्लोज कर सकता है, फर्स्ट इज द क्लाइंट परमिट करे, और सेकेंड अगर किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। सेकेंड नंबर क्लॉज की, अगर एक सीए रिपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विदाउट एग्जामिन बाय हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और एनी एम्प्लॉई, किसी ने एग्जामिन नहीं किया, डायरेक्टली उसने रिपोर्ट दे दिया, वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 2 में। क्लॉज नंबर 3 है रिपोर्ट ऑन estimation on earning which are depend upon the contingent upon the future transaction in the manner which lead to believe that he vouches the accuracy of the forecast। मतलब इस मैनर में आपने रिपोर्ट किया कि आप ना एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में हमेशा SAE स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट 3400 रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक सीए प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे सकता है, बट रिपोर्ट देगा अबाउट द एजम्पशन के बारे में, सोर्स डेटा जो यूज किए गए प्रिपरेशन करते समय उसके बारे में रिपोर्ट करेगा, बट ही डोंट यूजेस द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, डोंट वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। एंड क्लॉज नंबर 4, अगर वो ओपिनियन देता है ऐसी एंटिटी में जिसमें उसका या उसके पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है प्लस उसके रिलेटिव का भी अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 4 में। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 5, 6, 7, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। 5 नंबर क्लॉज है कि अगर एक सीए को, मेंबर को गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, मटेरियल फैक्ट जो उसे पता चल गया था उसे अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए था, उसने अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया, विच मिसलीड द, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसलीड हो रहे हैं। फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, जो उसे पहले से पता था कि ये फैक्ट बहुत मटेरियल है, इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, ये डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, उसको अपनी रिपोर्ट में ये मैटर कवर करना चाहिए, नहीं किया, गिल्टी हो जाएगा 215। इससे कुछ एग्जाम्पल करेंगे 215, पहले मैं पूरे क्लॉजेस को आपको बता दे रहा हूं। 216 फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू ही, मतलब बहुत बड़ी गलती मिल गई, लाइक एक 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी जिसको रिवेन्यू अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है, मतलब पीएल अकाउंट में डेबिट, जबकि वो कैपिटलाइज होना चाहिए। एक बहुत बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को पता चल गई, बट वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, मतलब अपनी रिपोर्ट को वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एडवर्स नहीं कर रहा है। फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम विच मिसलीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लॉज नंबर 6, क्लॉज नंबर 7,
बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक जर्नल क्लॉज है, ये ना कई क्लॉज के साथ अट्रैक्ट होगा इसका रोल। क्लॉज नंबर 7 का, क्लॉज नंबर 7 बोलता है कि एक मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही ग्रॉसली नेग्लिजेंट नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर इन परफॉर्मिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। मतलब अगर वो अपनी ड्यूटी को, जो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, अगर उसको नेग्लिजेंसी से परफॉर्म कर रहा है या नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर, वो ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं कर रहा अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो इस केस में वो गिल्टी हो जाएगा अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज नंबर 7 में। तो भाइयों ये बहुत सारे क्लॉज के साथ अट्रैक्ट होगा। लाइक क्लॉज नंबर 2 अपन पढ़े कि एक सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट दे रहा है बिना एग्जामिन किए, तो यानी कि वो अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंसी से परफॉर्म कर रहा है। नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर, वो ड्यू केयर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इस केस में वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा क्लॉज नंबर 7 में भी। तो 2 भी अट्रैक होगा और 7 भी अट्रैक होगा, दोनों क्लॉज एक साथ अट्रैक होंगे। क्लॉज नंबर 8, फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, fail to obtain sufficient information or explanation which is necessary फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। अपन देखिए ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखते हैं कि वी हैव ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तो अगर एक सीए बिना इंक्वायरी किए, बिना इंफॉर्मेशन लिए किसी भी मैटर में ओपिनियन दे रहा है, किसी भी मैटर में ना वो सर्टिफाई कर दे रहा है, किसी भी मैटर को ना वो बिना, लाइक उसने ना बैंक बैलेंस सर्टिफाई करना है, उसने बिना बैंक पासबुक एग्जामिन किए सर्टिफाई कर दिया, वो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज नंबर 8 में प्लस 7 भी, क्योंकि ग्रॉसली नेग्लिजेंसी भी है। तो ग्रॉसली नेग्लिजेंसी तो हर जगह अट्रैक होगा। क्लॉज नंबर 8, अगर एक सीए फेल टू ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ही शैल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर 9, जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल का मटेरियल डिपार्चर। अगर एक सीए जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल का मटेरियल डिपार्चर करता है, अगर एक सीए मटेरियल डिपार्चर करता है जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल का, जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल का मटेरियल मतलब लाइक वो ना जो ऑडिटिंग के बेसिक प्रिंसिपल है, लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, गाइडेंस नोट हो गया, स्टेटमेंट हो गए, ये सभी वो फॉलो नहीं कर रहा है, ऑडिट करते समय ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो गिल्टी हो जाएगा, वो गिल्टी हो जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 9। एंड लास्ट क्लॉज नंबर 10, 2110, फेल टू केप्ट द क्लाइंट मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। अगर आपको क्लाइंट से पैसा मिला है, जो क्लाइंट का मनी है, आपका फीस नहीं है, क्लाइंट की मनी है, क्लाइंट ने किसी पर्पज के लिए आपको दिया है पैसा, तो आपको उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, उसको सेपरेट अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो 10 नंबर क्लॉज में देखिए बहुत सारी चीजें, फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस और रिमरेशन, मतलब उसकी जो फीस होगी, रिमरेशन उसको छोड़ के क्लाइंट की अगर कोई मनी है या फिर मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड, मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड मतलब ऐसी मनी जो एक्सपेंस करना है विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक क्लाइंट ने स्टैम्प ड्यूटी परचेज करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए दिया है और मुझे कल स्टैम्प ड्यूटी खरीदनी है क्लाइंट के बिहाफ में, या 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर, तो इसको छोड़ के, कौन कौन सी चीज को छोड़ के, मेरी फीस, मेरी रिमरेशन और जो मनी स्पेंड करनी है विद इन ए रीजनेबल टाइम के अंदर, उसको छोड़ के बाकी जो भी क्लाइंट से पैसा मिलता है अगर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया गया, शुड बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, अगर नहीं किया गया तो गिल्टी माना जाएगा। और शुड बी यूज फॉर द पर्पज फॉर, मतलब जिस पर्पज के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया उसी पर्पज के लिए यूज करना है, जिस पर्पज के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया ना उसी पर्पज के लिए यूज करना है। अदर देन अगर इंटेंडेड यूज के लिए अगर आपने यूज कर लिया विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर, तो इस केस में आप गिल्टी हो जाएंगे प्रोफेशनल। तो इसमें 2 चीजें याद रखिए, अगर क्लाइंट से पैसा मिला है तो पहली चीज उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, लेकिन नहीं रखना पड़ेगा अगर आपकी फीस है, आपकी रिमरेशन है, या फिर अगर वो मनी स्पेंड करनी है, एक्सपेंस करनी है विद इन द रीजनेबल टाइम के अंदर, तो नहीं करना है। और सेकेंड, क्लाइंट के पैसे का यूज उसी पर्पज
पर्पज के लिए करना है, जिस पर्पज के लिए क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है, आप किसी दूसरे पर्पज के लिए, भले ही वो क्लाइंट के पर्पज के लिए हो, आप नहीं कर सकते। अगर किए तो आप गिल्टी हो जाएंगे अंडर क्लॉज नंबर 10। तो ये 10 क्लॉज अपने कंप्लीट हो गए, इसके नोट्स अपने बचे हुए हैं। पहले क्लॉज आपको रिटेन करने हैं। कौन कौन से क्लॉज हो गए, याद कैसे करना है अपने को, बहुत सिंपल वे में याद होगा। तो देखिए फर्स्ट क्लॉज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पहले कीवर्ड बस याद रखिए, ऑफ क्लाइंट, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एग्जामिनिंग, बिना एग्जामिन किए। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्ट, यानी रिपोर्ट ऑन एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग, यानी फ्यूचर प्रोजेक्शन। फोर्थ इज द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी इन विच ही और पार्टनर और रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। 5, 6, 7 एक साथ याद रखिए। फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी था जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया। फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन टू हिम, ग्रॉसली नेग्लिजेंट और नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर स्किल in performing the professional duty, fail to obtain sufficient information and explanation which is necessary for forming an opinion, material departure from generally accepted auditing principle applicable in India, and fail to kept client money in separate bank account, or uses money other than intended purpose। तो ये 10 क्लॉज हो गए। कैसे याद रखना है, देखिए पहला कॉन्फिडेंशियल तो याद रहेगा, फिर 3 क्लॉज ना रिपोर्ट के बारे में है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दूसरा फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में, और तीसरा ऐसी एंटिटी जिसमें रिलेटिव या उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिर 5वां 6वां 7वां एक साथ याद रखना है, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ग्रॉसली नेग्लिजेंसी। फिर 8 नंबर फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। फिर 9 नंबर जो जर्नली इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आज तक एग्जाम में नहीं आया, 9 नंबर है मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल अप्लीकेबल इन इंडिया। और 10th इज द फेल टू केप द क्लाइंट मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट और यूजेस द क्लाइंट मनी अदर देन इंटेंडेड पर्पज विद इन द रीजनेबल टाइम। तो अपना शेड्यूल 1 के 3 पार्ट आज कंप्लीट हो गए, शेड्यूल 2 का 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3।
फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट याद रखिएगा। शेड्यूल 1 जिसमें 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 में 2 क्लॉज है एम्प्लॉय सीए के लिए। पहला क्लॉज, एम्प्लॉय सीए अपनी रिमरेशन को थर्ड पर्सन से शेयरिंग नहीं कर सकता, और सेकेंड कि एम्प्लॉय सीए दूसरे से रिसीव भी नहीं कर सकता, प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सभी। नेक्स्ट इज द शेड्यूल 1 पार्ट 3, 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज एफसीए नहीं है, अपने आप को एफसीए बोलता है। सेकेंड क्लॉज आईसीए को इंफॉर्मेशन नहीं देता एज रिक्वायर्ड। और थर्ड इज द वाइल इनवाइटिंग वर्क फ्रॉम अनदर सीए और वाइल रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन नोइंगली, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता है। एंड शेड्यूल 1 पार्ट 4 2 क्लॉज है। पहला ऑफेंस इम्प्रीजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, और सेकेंड इज द कि अगर एक सीए अगर कोई भी ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है ड्यू टू द प्रोफेशन ऑफ सीए या अपनी इंस्टीट्यूट का नाम डिसरेप्यूट होता है, वेदर सच एक्ट डन इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी और अदरवाइज। देयर आफ्टर शेड्यूल 2 जिसमें 3 पार्ट है। पार्ट 1 10 क्लॉज प्रैक्टिसिंग सीए के लिए। पहला क्लॉज कॉन्फिडेंशियल, दूसरा रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, फोर्थ इज द रिपोर्ट ऑन एंटिटी जिसमें और उसका या उसके रिलेटिव या पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। फिफ्थ फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, सिक्स फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और सेवंथ इज द ग्रॉसली नेग्लिजेंसी, एट इज द फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, नाइन्थ इज द डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, एंड टेंथ इज द फेल टू केप द क्लाइंट मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट। एंड पार्ट 2 पेंडिंग है। पार्ट 3 में एक ही क्लॉज है, ऑफेंस इम्प्रीजमेंट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है, चाहे वो क्रिमिनल नेचर का हो चाहे सिविल नेचर का, और विच आर पनिशेबल एक्सीडिंग 6 मंथ, जो पनिशेबल है लॉ में एक्सीडिंग 6 मंथ, शैल बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। तो अब अपने नेक्स्ट क्लास का टारगेट रहेगा कि इसके डिटेल एक्सप्लेनेटरी नोट्स कंप्लीट करने, कुछ केस लॉ भी करने हैं इस क्लॉज के जो आज अपन ने कंप्लीट किया है शेड्यूल 2 का पार्ट 1 का। तो नेक्स्ट क्लास का ये टारगेट अपन कंप्लीट करेंगे, और उसके आगे फिर शेड्यूल 2 पार्ट 2 जिसमें 4 क्लॉजेस हैं, और जिससे पहला क्लॉज आज सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्लॉज है वो, और बहुत जनरल क्लॉज है कि अगर कोई भी सीए 221 शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1, शेड्यूल 2 पार्ट 2 हर सीए के लिए एप्लीकेबल है, चाहे प्रैक्टिसिंग चाहे इंप्लॉय सीए। शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1 बोलता है कि अगर कोई भी सीए एक्ट का, सीए रेगुलेशन का, नोटिफिकेशन का, गाइडलाइन का, आईसीए की गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, अगर कोई भी सीए एक्ट का, रेगुलेशन का, सीए रेगुलेशन का, नोटिफिकेशन का, आईसीए की गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, ही शैल बी डीम टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इस केस में उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो इसके बारे में अपन को बहुत सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 27 ब्रांच ऑफिस के बारे में लॉ। ब्रांच ऑफिस की एक सीए कितनी ब्रांच ओपन कर सकता है, ब्रांच ऑफिस में क्या क्या कंडीशन रहेगी, उसके बारे में लॉ दिया गया है सेक्शन 27 ऑफ द सीए एक्ट 1949। तो शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लॉज नंबर 1 प्रोवाइड दैट कि अगर कोई भी सीए एक्ट का, रेगुलेशन का, गाइडलाइंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो इस केस में ही शैल बी डीम टू बी द गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और वो लायबल रहेगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।